गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुप्तकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन साहित्य जैसे कि हम जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ। गुप्त काल में हुआ सर्वाधिक विकास, सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ ही गुप्त साम्राज्य की जब स्थापना हुई उसके साथ ही साथ संस्कृत भाषा में भी उन्नति हुई, तो उन्नति को बल दिया गया। यह राजभाषा के पद पर आसीन हुई। जो संस्कृत भाषा थी वह राजभाषा के पद पर आसीन हुई। गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा और साहित्य प्रेमी थे। जो गुप्त शासक थे वे संस्कृत प्रेमी और साहित्य प्रेमी थे। योग्य कवियों, लेखकों व साहित्यकारों को राज्याश्रय प्रदान किया गया। इस गुप्त काल में ही साहित्यकारों कवियों को राज्याश्रय, राज्य में आश्रय दिया गया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कविराज कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बड़ा विद्वान एवं साहित्य अनुरागी था। चंद्रगुप्त था वो भी बड़ा साहित्य का प्रेमी था, जिसकी राजसभा में नवरत्न अलंकृत थे। इसके 9 जो थे साहित्यकार अलंकृत थे, नवरत्नों के नाम से जाना जाता है। भास के 13 नाटक, जो भास के 13 नाटक हैं, इसी काल के हैं, गुप्त काल के ही हैं। शूद्रक का लिखा मृच्छकटिकम भी इसी काल में हुआ। नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। सबसे अच्छा नाटक माना गया है। सर्वाधिक ख्याति, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख्याति प्राप्त हुई वह कालिदास की कृतियों को मिली है। ये भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ये पहली वे कृति थी इसमें अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। दूसरी रचना भगवत गीता का यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। कहता है धार्मिक साहित्य भी रामायण, महाभारत ईसा की 4वीं सदी में आकर लगभग पूर्ण हुई। ये भी इसी गुप्त काल में ही पूर्ण हुए थे। पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर, पाणिनि और पतंजलि जो कि संस्कृत विद्वान थे, उनके आधार पर संस्कृत व्याकरण का और ज़्यादा आगे विकास हुआ। वह भी गुप्त काल में ही हुआ। अमरकोश का संकलन अमर सिंह ने किया था। जो अमरकोश नामक पुस्तक है, इसका भी संकलन अमर सिंह ने किया था और इसी काल में हुआ। भारवी ने 18 सर्गों का किरातानुजयम महाकाव्य लिखा था। वो भी गुप्त काल में ही। ये सारे साहित्य गुप्त काल के हैं। अब आता है गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य में कौन कौन से साहित्य किसने लिखे हैं? मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा, मुद्राराक्षस से देवी ज्योतिर्गुप्तम विशाल दत्त, ये दोनों, और वासदत्त सुबधु द्वारा, पंचरत्न विष्णु शर्मा, नीतिसार कामंदक, कामसूत्र, वात्सायन, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतुस्वार, मालिका मित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि ये सारे नाटक कालिदास द्वारा रचित हैं। क्या कहता है? स्वप्न वास दत्ता, ये भास द्वारा रचित है। इसके भाष महाभारत वेदव्यास द्वारा, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, मालती माधव, भवभूति, गणितशास्त्र श्रीधर, निघट्टू धन्वंतरी और गाथा सप्तशती हॉल के द्वारा रचित ये सारे साहित्य हैं। आता है गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस स्थिति पर था, किस चरम पर था? तो ये भी उच्च चरम पर ही थे। गुप्त काल में अंकगणित, ज्योतिष, रसायन, धातु विज्ञान आदि सम्यक विकास हुए। इन सभी का विकास हुआ। गणित का भी हुआ, ज्योतिष का भी हुआ, और रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान, इसका अत्यधिक विकास हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम से जाने जाते हैं, ने विविध बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट, जो कि गणितज्ञ थे। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, यह भी आर्यभट्ट ने ही बताया था। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर आर्यभट्ट ने बताया। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका खगोल शास्त्र का ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत। धन्वंतरी व सुश्रुत प्रख्यात वैद्य हुए। लेकिन गुप्त काल में ही धन्वंतरी व सुश्रुत प्रख्यात वैद्य हुए। ब्रह्ममिहिर ने बृहज्जातक की रचना की, जिसमें विभिन्न ग्रह नक्षत्रों, बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया गया कि कौन से ग्रह किस स्थिति को बनाते हैं। थैंक यू।